नमस्कार, स्वागत है आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग शिक्षा में। जैसे कि पता है कि हम लोग लगातार आज जो है यूपी टेट का पर्यावरण का अध्ययन पार्ट 2 कर रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोग पार्ट 1 किया और पार्ट 1 में 2011 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी पर्यावरण अध्ययन से आया था 1 से लेकर 30 तक प्रश्नों का अध्ययन किया। आज उसी क्रम में मैं दूसरी क्लास है और आज मैं बात करूंगा 2013 के पर्यावरण अध्ययन का, जो यूपी टेट 2013 में पर्यावरण के प्रश्न पूछे थे, मैं उस पर चर्चा करने चल रहा हूँ। बहुत ही अच्छा हो जाएगा जब आप लोग इस चीज़ों को पढ़ लेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करने से क्या पता चलता है, पैटर्न पता चलता है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। जब आप 2011 के प्रश्नों को पढ़े होंगे, आज 2013 के प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे तो दोनों में अंतर देखने को मिलेगा। अंतर यह मिलेगा कि कैसे वहाँ एलपीजी पूछा था, सीएनजी पूछा था, यहाँ पे एलपीजी पूछा। इस तरह प्रश्नों का नेचर जो रहेगा इस तरह से दिखाएगा। तो आज मैं आप लोग को 2013 का प्रश्न क्या करूँगा, बताऊँगा, व्याख्या करूँगा और आप लोग भी इससे जुड़िए। जितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जितने भी बच्चे हैं 15 लाख लगभग बच्चे क्या हैं टेट का फॉर्म डाले हैं। यूपी टेट का फॉर्म लगभग 15 लाख बच्चे डाले हैं और टेट पास होना जरूरी है। जैसे कि आप लोग को अफवाह के माध्यम से कहा जाए या पेपर के माध्यम से कहा जाए या कोचिंगों के माध्यम से कहा जाए कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती लगभग 60,000 वैकेंसी आएगी। जब तक आप लोग टेट नहीं पास होंगे तो 60,000 भर्ती आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है। तो सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि आपको यूपी टेट पास होना बहुत ज़रूरी है। जब यूपी टेट पास हो जाएंगे तभी आपका काम बनेगा। तो उस काम को बनाने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाना होगा और उसी क्रम में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे क्या आ रहा है दोस्तों? पहला प्रश्न निम्नलिखित में से या निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य का कोई समुद्री सीमा नहीं है? अर्थात भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी समुद्री सीमा क्या है? नहीं, ये बताना है आपको। क्या दोस्तों? ये बताना है। आप उसको बताइए, फटाफट बताइएगा। स्क्रीन पे आपके है, स्क्रीन पे प्रश्न है आपके। आपको बताना है कि कौन सा राज्य जो है समुद्री सीमा से नहीं लगा हुआ है। पहला राज्य है गुजरात, दूसरा राज्य है आपका गोवा, तीसरा राज्य है आपका राजस्थान, चौथा राज्य है महाराष्ट्र। बताइए भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो समुद्री सीमा से नहीं लगा हुआ है? बताइए, फटाफट बताते रहिए। ये बहुत आसान प्रश्न है, बहुत ही क्या है दोस्तों, ये आसान प्रश्न है और आसान प्रश्न को आपको कर लेना चाहिए। देखिए ये वाला जो भाग है आपका, ये वाला भाग देखेंगे, ये गुजरात है। क्या है? गुजरात है। और गुजरात क्या है? समुद्री सीमा से लगा हुआ है। गुजरात के नीचे आएंगे तो ये आपका गोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोवा भी क्या है आपका? गोवा भी समुद्र सीमा से लगा हुआ है। गोवा के बाद क्या आ जाएगा? यहाँ देखेंगे, गोवा के जस्ट बगल यहाँ पे देखेंगे, यहाँ गोवा के बगल में ये महाराष्ट्र आ जाएगा। गोवा महाराष्ट्र क्या है? समुद्री सीमा पे लगे हुए। महाराष्ट्र जो है समुद्री सीमा पर लगा हुआ। लेकिन आपका जो ये राजस्थान एरिया है ये स्थलरुद्ध से है, स्थलरुद्ध है, अर्थात इसके पास कोई समुद्री सीमा नहीं है। कोई समुद्री सीमा नहीं है किसके पास? राजस्थान के पास। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि राजस्थान जो है इसके पास कोई समुद्री सीमा नहीं साझा करता है, ये स्थलों से लगा हुआ है। अगर मैं बात करूंगा कि जो गुजरात है, ये गुजरात सबसे बड़ी समुद्री सीमा है। गुजरात जो है सबसे बड़ी समुद्री तट है, इसी के पास समुद्री तट है। किसके पास? गुजरात के पास। ठीक है, गुजरात के पास। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर का प्रश्न। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, अर्थात जब नदी में प्रदूषण बढ़ जाता है तो उसकी माप कैसे की जाती है? वो मापक क्या है? ऑप्शन ए कि ATP, ऑप्शन बी है कि STP, ऑप्शन सी है कि BOD और ऑप्शन डी है कि WPL। बताइए, आप लोग बताइए, जब नदी में जल का प्रदूषण बढ़ जाता है तो उसकी मापक को या मापक इकाई को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आकाश, अनीश बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर सभी लोग बता रहे हैं कि सर इसका सही आंसर हो BOD। BOD क्या करता है? जब नदी में प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है तो इसी से उसकी जांच किया जाता है, तो पता चलता है कि इसी से इसकी क्षमता को पता चलता है कि इसमें कितना प्रदूषण बढ़ा हुआ है। और BOD का फुल फॉर्म जो होता है ये बायोलॉजिकल होता है। क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है इसका क्या है? इसका मापक होता है किसका? ये ऑक्सीजन नापने का जो प्रदूषण है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन
ऑक्सीजन ऑक्सीजन डिमांड, डिमांड, इसी को हम लोग कहते हैं बीओडी। ये प्रदूषण नदी में इसको मापा जाता है। जब नदी प्रदूषित हो जाता है तो इसी रासायनिक के माध्यम से उसको मापा जाता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका फुल फॉर्म होता है। इसको भी क्या करिएगा आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए 3 नंबर का प्रश्न है कि वायरस संक्रमण से होने वाले रोग, ऐसा रोग बताइए जो वायरस संक्रमण से होता है, उसे कौन सा रोग कहते हैं। ऑप्शन ए है कि टाइफाइड, ऑप्शन बी है कि कालरा, ऑप्शन सी है कि जुकाम और ऑप्शन डी है कि मलेरिया। संक्रमण वायरस से होने वाले रोग कौन सा है, ये याद करिएगा कि वायरस से होने वाले कौन कौन से रोग हैं, ये पूछ सकता है प्रश्न और ये पूछा भी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राकेश, मोहित, सुरेश, रमेश, राकेश, इसका सही आंसर क्या होगा, सही बता रहे हैं आप देखे होंगे अभी हाल ही में कोविड में लोग कह रहे हैं कि वायरस फैल रहा है। वायरस से क्या है, छुआछूत से क्या है, बीमारियां फैल रही है, कोरोना जैसी बीमारियां। तो आप वायरस संक्रमण से होने वाले रोग जो है आपको, ये आपको जुकाम देखने को मिलेगा। देखिए कोई बच्चा को जुकाम हुआ रहता है, वो छींकता रहता है, उसके अगल बगल में आप भी रहते हैं तो आपको भी इसका प्रभाव झेलने को पड़ता है। लेकिन मैं बता दूं टाइफाइड कालरा जो है, ये टाइफाइड कालरा जो है ये दूषित जल से होता है। क्या होता है, दूषित जल। आप गंदे पानी पीते हैं, या मधुमक्खियां होती हैं या मक्खियां होती हैं जो दूषित होती हैं, उनसे आपके भोजन पर बैठने से आपको टाइफाइड, कालरा और मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं, ध्यान रखिएगा। तो दूषित जल से होने वाला रोग पूछेगा, अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो इसको क्या करेंगे आप सही करेंगे। अगर वायरस संक्रमण से होने वाले रोग पूछेगा तो आप कहेंगे कि सी वाला ऑप्शन जो काम सही है। चलिए आइए 4 नंबर के प्रश्न की मैं बात करता हूं। 4 नंबर का प्रश्न ये है आपके स्क्रीन पे कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाले, भारत में देखिए ध्यान देखिए, कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा मौसम का महत्वपूर्ण तत्व क्या है। ऑप्शन ए है कि तापमान, आर्द्रता, पवन की वृष्टि। अब देखिए भारत में मौसम को प्रभावित करने वाला कारक सबसे कौन सा हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि आर्द्रता, तापमान बहुत ज़्यादा भारत में उतना प्रभावित नहीं करता है। लेकिन आप भारत में देखेंगे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वृष्टि छाया प्रदेश पाया जाता है, कि वहाँ सूखा हो जाता है, मानसून आते हैं और पर्वतों से टकरा कर बाहर चले जाते हैं और उस क्षेत्र में वर्षा नहीं कराते हैं। तो ये भारत में क्या होती है, प्रभाव डालते हैं। भारत में क्या करते हैं, सूखे के रूप में क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार इसकी सही आंसर जो मैं बताऊं, इसका सही आंसर हो डी फॉर डॉग होगा। वृष्टि छाया प्रदेश जो होता है भारत को प्रभावित करता है कृषि क्षेत्रों में, जहाँ पे देखे होंगे राजस्थान के पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग में क्या होता है, वर्षा नहीं हो पाती इसी वृष्टि छाया क्षेत्र की वजह से, क्योंकि वहाँ पे अरावली पर्वत का निर्माण होती है और जो मानसून बनती है उसे टकरा के वो बाहर निकल जाती है। आइए प्रश्न संख्या अगर मैं बात करूंगा, 5 नंबर का प्रश्न बहुत बढ़िया है। और 5 नंबर का प्रश्न जब आप देखेंगे तो आप उसको बता सकते हैं क्या है, कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सा है। अर्थात वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में कौन से ऐसा लेयर है जहाँ पे सबसे ठंडा पाया जाता है। ऑप्शन ए है कि तापमंडल, ऑप्शन बी है कि मध्यमंडल, ऑप्शन सी है कि शोभ मंडल और ऑप्शन डी है कि आयन मंडल। दोस्तों बताइएगा ये कौन सा मंडल है जो सबसे ठंडा पाया जाता है। और क्षोभ मंडल को हम लोग परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। क्या, परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी कभी प्रश्न पूछता है कि परिवर्तन मंडल किसे कहते हैं, तो क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। और परिवर्तन मंडल का मतलब होता है कि ऐसा चीज, ऐसा वस्तु जो उस मंडल में क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। और वायुमंडल का सबसे निचला परत भी क्षोभ मंडल होता है। लेकिन प्रश्न ये पूछा है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। दोस्तों इसका सही आंसर का इंतजार मैं कर रहा हूँ। राकेश, रोहित, रमेश बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर सभी लोग बता रहे हैं कि सर जी इसका सही आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल, मध्यमंडल। कहा जाता है कि मध्यमंडल में जो तापमान है एकदम फ्रीज हो जाता है, एकदम ठंडा हो जाता है और यहाँ का तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला जाता है। और यहाँ पर तापमान सबसे 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाने से वहाँ का सबसे ठंडा परत के रूप में जाना जाता है। किसको, मध्यमंडल को। किसको दोस्तों, मध्यमंडल को। आइए 5 नंबर के प्रश्न हो गया। अब 6 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। और 6 नंबर का प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे आ गया और आप लोग पढ़िए और प्रश्नों को
सॉल्व करिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि पर्यावरण जब कर रहे हैं तो पर्यावरण में ऐसा ही प्रश्न आएगा, इससे बाहर कुछ प्रश्न आएगा नहीं। आपके एग्जाम में इससे कोई बाहर प्रश्न नहीं आएगा। इसी प्रश्न को आप लोग अच्छे से कर लेंगे, इसकी व्याख्या सुन लेंगे, तो आपका सारा पर्यावरण का क्वेश्चन लगभग 25 से 26 प्रश्न कर पाएंगे। 30 क्वेश्चन में, अंडर 30 में आपका अंडर 25 क्वेश्चन सही होगा। और देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस है। पहली बात तो, ग्रीन हाउस गैस का कार्य क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस करती क्या है? तो ग्रीन हाउस का कार्य क्या है? तो ये वायुमंडल को गर्म करती है। वायुमंडल के तापमान को क्या करती है? तापमान को बढ़ा देती है। ऐसा गैस जो पृथ्वी पर उत्सर्जित होता है, उत्सर्जित होने से वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है, जिससे तापमान बढ़ने से क्या होता है कि बर्फ पिघलने लगते हैं, समुद्र का जल क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है, और ग्लोबल वार्मिंग जैसी संरचना उत्पन्न होती है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या उत्पन्न होने लगती है। किसके सृजन होने से? तो वायुमंडल में ग्रीन गैस का प्रभाव जब ज़्यादा होता है, तो इस तरह से वायुमंडल हमारा गर्म होता है, और गर्म होने से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होती है। पिछली क्लास में मैं बताया था। प्रश्न ये पूछा कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर देखिएगा, ऑप्शन ए है कि सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है कि ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है कि आर्गन, और ऑप्शन डी है कि मीथेन। दोस्तों बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन कौन से हो जाएंगे? इसका सही आंसर देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। देखते हैं सबसे अच्छा आंसर किसका आता है। सबसे अच्छा आंसर बता रहे हैं कि सर जी इसका मीथेन सही होगा। ये राकेश बता रहे सही मीथेन होगा। लेकिन अब ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन से गैस और हो सकते हैं, अगर ये पूछेगा तो आप क्या बताएंगे राकेश जी? आइए जानते हैं, उससे भी जानते हैं कौन कौन से हैं। पहला आपका तो मीथेन हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, ये पहला गैस हो गया। दूसरा गैस अगर आपसे पूछेगा दूसरा गैस कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तीसरा गैस पूछेगा तो आप कहेंगे नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? N2O हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। चौथा अगर गैस पूछेगा आपको, चौथा गैस कौन सा होगा, तो आप कहेंगे क्लोरोफ्लोरो हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरो हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरो क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरो कार्बन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 3-4 गैस आपको बहुत महत्वपूर्ण है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और मीथेन CH4। अर्थात ग्रीन हाउस गैस को प्रभावित करने वाले जो गैस होते हैं, उसमें मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ये हमारे ग्रीन गैस को प्रभावित करने वाले ये कुछ गैसें पाई जाती हैं हमारे वायुमंडल में। इससे ही ग्रीन गैस बनता है, और ग्रीन गैस जब स्रावित होता है तो तापमान में वृद्धि करता है। चलिए अगला मैं बात करूंगा, 7 नंबर का प्रश्न है। 7 नंबर का प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। प्रश्न ये है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी या शुरुआत हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर का मतलब क्या होता है बेटा? ऐसा होता है कि जो घटती हुई टाइगरों की संख्या थी उसको संरक्षित किया गया, अर्थात बाघों की संख्या को सुरक्षित किया गया। जो बाघों की संख्या घट रही थी अर्थात टाइगर घट रहे थे, उसको संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। और इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो ये जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से इसकी शुरुआत की गई थी। दोस्तों कहाँ से शुरुआत गई थी? तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क। ध्यान रखिएगा, ध्यान, प्रश्न कभी कभी पूछ देता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कहाँ से की गई। आपको याद होना चाहिए कि इसकी शुरुआत जो हो गई थी कहाँ से हो गई थी। तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क, नल पार्क ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? पार्क ये कहाँ पड़ता है? तो ये आपके उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पे? उत्तराखंड पड़ता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना हुआ था अप्रैल 1973 में, अर्थात 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी जिम कार्बेट नेशनल पार्क में पहली बार। ठीक है, पहली बार शुरुआत की गई थी 1973 में। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1973 होगा। क्या होगा? 1973 होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर का प्रश्न है। 8 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पृथ्वी तल पर, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियन यमुनोत्तर पर खींची गई है? अर्थात ऐसी रेखा बताइए जो 180 डिग्री पे, हाँ हेलो, पढ़ावत
चलिए आइए इस प्रश्न को देखते हैं। और ये प्रश्न क्या है, बहुत अच्छा है कि रेखा कहाँ खींची गई। तो ऑप्शन ए है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ऑप्शन बी है कि कर्क रेखा, ऑप्शन बी है कि विषुवत रेखा सी है, और ऑप्शन डी है कि प्रधान यमुनोत्तर रेखा है। तो ऐसी रेखा जो पृथ्वी तल पे काल्पनिक रेखा के रूप में 180 डिग्री पे खींची गई थी, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अर्थात इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अर्थात इसको इंटरनेशनल डेटलाइन कहते हैं। ए फॉर एप्पल। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करता हूं। अगला प्रश्न है 9 नंबर का। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन पाया जाता है? ये प्रश्न पूछा है कि किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है कि तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कि अंडमान द्वीप, और ऑप्शन डी है कि पश्चिमी बंगाल। अगर आप भारत का मैप देखे होंगे, अगर आप भारत का मैप देखेंगे, कुछ इस प्रकार से भारत का मैप है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसे देखेंगे डॉट डॉट डॉट, ये मन्नार की खाड़ी है। क्या है दोस्तों? मन्नार की खाड़ी है। और इसके नीचे ये क्या है? आपका श्रीलंका है। और ये भारत का एक स्थान है, ये भारत का भी स्थान है जो तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में। और इसी पार्क में ये स्थित है। इसी पार्क में क्या है? इसी क्षेत्र में स्थित है, मन्नार की खाड़ी में स्थित है। और किस राज्य में पड़ता है भैया? तो आप मैप में देख सकते हैं, ये तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। मन्नार की खाड़ी को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है? ये लड़ाई चलता रहता है, अंतर्द्वंद चलता रहता है कि मेरा है। लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। प्रश्न अगर पूछेगा गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर आप बी फॉर बॉल लगाएंगे। उम्मीद करता हूं कि मैं समझा रहा हूं तो चीजें आपको समझ में आ रही होगी, मैप के द्वारा मैं बता रहा हूं। और प्रश्न बहुत आसान है, प्रश्न बहुत टफ नहीं आएंगे, बहुत आसान है। 10 नंबर का प्रश्न देखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात, भारत में लिंगानुपात है। ऑप्शन ए है कि 940 नहीं है, ये गलत हो गया, 943 होगा। 943 अनुपात 1000, 916 अनुपात 1000, 920 अनुपात 1000 और 982 अनुपात 1000। अर्थात भारत की लिंगानुपात 2011 जनगणना के अनुसार क्या है दोस्तों? तो आप क्या बताएंगे? आप क्या बताएंगे कि 943 1000, 943 पे 1000 ऐसे कह देंगे, 943 ऑब्लिक 1000, अर्थात 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। अगर वहीं उत्तर प्रदेश का पूछेगा, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, तो कहेंगे कि 912 महिलाएं हैं अनुपात 1000, अर्थात 1000 पुरुष में 912 महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं। अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे 11 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? ये तो बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों। किसान का मित्र किस एक प्राणी, एक जीव को कहा जाता है? ऑप्शन ए है कि चींटी, ऑप्शन बी है कि केचुआ, ऑप्शन सी है कि मधुमक्खी, ऑप्शन सी डी है कि तितली। ये तो बहुत आसान प्रश्न है, इसका सही आंसर बता दीजिए। सब लोग बता ले रहे हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। इसका सही आंसर है जो दोस्तों केचुआ। आप जब क्लास 5-6 में पढ़े होंगे तो पर्यावरण में या साइंस में आपको बताया जाता है कि किसान का सबसे अच्छा मित्र जो होता है, मित्र नहीं मित्र होता है, वो केचुआ होता है। और केचुआ क्या करता है कि मिट्टी जो होती है, निचली मिट्टी को ऊपर लेकर आती है, जो और उर्वरक बनाती है। इसीलिए देखते हैं कि जैविक जब कृषि की जाती है तो जैविक कृषि में केचुओं का सबसे ज्यादा उपयोग होता है दोस्तों। इसका सही आंसर बी फॉर बॉल होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न 12 नंबर का प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। और इस 12 नंबर का प्रश्न को देखते हैं कौन कर पाते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो, जब आप पर्यावरण से क्वेश्चन करेंगे तो ऐसा ही प्रश्न आएगा। यूपी टेट हो चाहे यूपी पर्यावरण सीटेट हो, और चाहे सीटेट का हो। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? ये पहले चिपको होता क्या है? तो ये पर्यावरण को बचाने के लिए, अर्थात पेड़ों को बचाने के लिए वहां की जो जनता थी, वहां के जो नेतृत्व करता थे, पेड़ों को चिपक कर बैठ गए, अर्थात पेड़ों को पकड़ के बैठ गए। इसीलिए इसका नाम पड़ा चिपको आंदोलन। अर्थात पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए वहां के लोगों ने पेड़ों को पकड़ पकड़ के बैठ गए, चिपक के बैठ गए। इसीलिए उस आंदोलन का नाम पड़ा चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन जो है किस राज्य में हुआ था? तो चिपको आंदोलन का जो है उत्तराखंड राज्य से शुरुआत हुआ था। चिपको आंदोलन का उत्तराखंड राज्य से शुरुआत होता है। चिपको आंदोलन को करने के लिए, उसका समर्थन देने के लिए कौन कौन से लोग थे, उसको कार्य आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन से लोग थे, उनका क्या क्या नाम था? तो आइए तो उनका नाम था सुंदर लाल बहुगुणा। एक व्यक्ति थे, सुंदर थे, क्या थे?
सुंदर थे और उनका चेहरा कैसा था, लाल था और वो बहुंगड़ा। तो सुंदर लाल बहुंगड़ा जोशी थे। दूसरे व्यक्ति वहां के थे चंडी प्रसाद भट्ट, चंडी चंडी प्रसाद भट्ट। दो नाम याद करिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट। ये लोग जो थे चिपको आंदोलन की शुरुआत किए थे और इस आंदोलन का शुरुआत जो हुआ था 1973 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1973 में। तो ध्यान रखिए, 3 प्रश्न यहाँ से पूछेगा कि चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? आप कहेंगे उत्तराखंड। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस सन में किया गया? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में किया गया था। दोस्तों ये चीजें ध्यान रखिएगा, ये चीज ध्यान रखने वाली चीज है। और यहां से प्रश्न बनेगा तब तो पर्यावरण में प्रश्न कर पाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर कैट, उत्तराखंड। अगला प्रश्न 13 नंबर का, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, अर्थात किसी व्यक्ति के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में जानने के लिए कुछ ना कुछ अध्ययन होता है। तो कह रहा है कि जीवों के व्यवहार के बारे में अध्ययन कैसे किया जाता है, किस यंत्र से किया जाता है और किस डिपार्टमेंट से किया जाता है, उसी प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए है कि इटोयोलॉजी, ऑप्शन बी है कि नियोलॉजी, ऑप्शन सी है कि इथोलॉजी और ऑप्शन डी है कि डेमोलॉजी। बताइए जीवों का अध्ययन किस में किया जाता है? नियोलॉजी में आप जाएंगे, नियोलॉजी जो में जाएंगे, नर्वस सिस्टम में जाएंगे तो नियोलॉजी होता है। इसमें तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किस में किया जाता है? नियोलॉजी में किया जाता है। लेकिन प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न जीवों से पूछा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, रोहित जी बताइए आप, इसका सही आंसर हो जाएगा इथोलॉजी। इथोलॉजी में जीवों का अध्ययन किया जाता है। एक आप जब पर्यावरण या बायोलॉजी में वनस्पति विज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें जीवों का अध्ययन आता है, किसके किसके अंतर्गत किया जाता है? तो इथोलॉजी में आपका इसका अध्ययन किया जाता है। अगले प्रश्न है कि समुद्री शैवाल किसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्रों में जो शैवाल पाए जाते हैं किसका महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है क्लोरीन, ऑप्शन बी है कि ब्रोमीन, ऑप्शन सी है कि आयोडीन और ऑप्शन डी है कि लोहा। तो समुद्री शैवाल में आपको दोस्तों क्या मिलता है? समुद्री शैवाल में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है आयोडीन। आयोडीन से क्या होते हैं दोस्तों? वो युक्त होते हैं। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ध्यान रखिएगा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से दोस्तों एक रोग होता है जिसका नाम है घेघा। घेघा घेघा रोग क्या होता है कि इसमें थायराइड ग्रंथियां जो होती है ये सूज जाती है, थायराइड ग्रंथियां जो होती है फूल जाती हैं और मांस क्या होता है? बाहर लटक जाता है। तो आप कहते हैं कि आयोडीन से कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो घेघा। और समुद्री शैवाल में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है? तो आयोडीन। दोनों याद करिएगा कि आयोडीन से कमी से घेघा रोग होता है और समुद्री शैवाल में सबसे ज्यादा आयोडीन की मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर कैट। 15 नंबर का प्रश्न देखिएगा। 15 नंबर का प्रश्न एक, सैक या लाइकेन है? सैक या उसी को लाइकेन है, ये परजीवी है कि रसायन स्वपोषी है? ऑप्शन सी है कि अपघटक है कि सहजीवी है? सैक या लाइकेन क्या होते हैं दोस्तों? इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा सहजीवी होते हैं, अर्थात जीवों के साथ रह के जीवों के साथ अपना जीवन यापन करते हैं, इसी को लाइकेन कहते हैं। ये सहजीवी होते हैं, सहजीवी जाति के प्राणी होते हैं। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर का प्रश्न देखिएगा, बहुत बढ़िया है। CNG का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों CNG आप देखे होंगे, CNG गाड़ियां चल रही है, CNG कल कारखानों में प्रयोग होता है। CNG एक प्रकार से गैस है जिसका नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आप जाएंगे तो अब आजकल गाड़ियां जो है CNG की चल रही है, तो किसमें उसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही इस्तेमाल जो होता है दोस्तों, वाहनों एवं उद्योगों में CNG गैस का प्रयोग किया जा रहा है। इसका डी फॉर डॉग होगा। अगले प्रश्न की मैं बात करूं 17 नंबर का, कि पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजित किया जा सकता है? अर्थात पर्यावरण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कौन सा सृजन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है कि व्याख्यान का, ऑप्शन बी है कि क्षेत्रीय भ्रमण, ऑप्शन सी है कि सामूहिक वार्तालाप और ऑप्शन डी है कि अध्ययन का। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, तो ये तो व्यवहारिक प्रश्न है और इस प्रश्न को आप देखेंगे तो कर पाएंगे। अगर पर्यावरण जागरूकता का अध्ययन या सृजन करना है तो वो व्याख्या देने से होगा नहीं, मोटिवेशन देने से तो होगा नहीं।
ये सामूहिक या समूह में बैठ कर वार्तालाप करेंगे उससे भी नहीं है, और उसका अध्ययन से भी नहीं होगा। अगर पर्यावरण जागरूकता का सृजन करना है, उसके बारे में जानना है, तो आपको सबसे अच्छा प्रश्न ये होगा कि क्षेत्रीय भ्रमण करना होगा, अर्थात क्षेत्रों में देखना होगा किस किस प्रकार से पर्यावरण विद्यमान है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बाल हो जाएगा। अब 18 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर का प्रश्न ये है कि एलपीजी, कल देखिए पिछले 2011 वाला प्रश्न में सीएनजी पूछा है, 2013 में एलपीजी पूछ लिया। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है, अर्थात एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लोड पेड गेम्स या लोक पैसेंजर गाड़ी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कि लोकल पेट्रोलियम गैस। बताइए एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो इसका सही होता है लिक्विड प्रोफाइल पेट्रोलियम गैस जो होता है दोस्तों, ये एलपीजी का होता है। और भारत में इस समय एलपीजी की समस्या क्या है? बहुत ज्यादा है। तो हो सकता है कि प्रश्न यहां से एलपीजी और सीएनजी से पूछ ले आपसे। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं। 19 नंबर का प्रश्न है कि पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत में किस किरणों को अवशोषित कर लेता है? दोस्तों मैंने बताया था, कल ही बताया था कि पृथ्वी से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, पृथ्वी से आने पृथ्वी ने सूर्य से आने वाले जो पराबैंगनी किरणें हैं, वो वायुमंडल में प्रवेश होने से पहले एक परत पाई जाती है जिस परत का नाम है ओजोन परत। उस पराबैंगनी, उस हानिकारक किरणों को अपने अंदर क्या करती है? अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी पर आने वाले जीव जंतु क्या होते हैं? सुरक्षित महसूस करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यूवी किरणें, यानी पराबैंगनी किरणों को अवशोषण करने का या अवशोषित करने का जो कार्य है वो ओजोन परत करता है। आइए 20 नंबर का प्रश्न बहुत आसान है। चमगादड़ स्तनधारी है। चमगादड़ एक पक्षी है जो कैसी है भैया? स्तनधारी है, क्योंकि वह उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है, बच्चा देता है। तो चमगादड़ जो है, ये जो है स्तनधारी है, ये बच्चे को जन्म देता है, बच्चे को दूध पिलाता है और रात्रि में उड़ता है। इसलिए ये बच्चे को जन्म देता है, न कि अंडा देता है। ठीक है, बच्चे को क्या करता है? दूध भी पिलाता है। कौन? चमगादड़। प्रश्न पूछा है कई बार। पर्यावरण को परिभाषित या परिभाषा क्या है, अर्थात पर्यावरण की परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए है कि एबायोटिक एंड बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं कि चीजों जो हमको घेरती हैं कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पर्यावरण की सबसे अच्छी परिभाषा क्या होगी? आप कहेंगे कि अबायोटिक एवं बायोटिक घटक को ही हम पर्यावरण के रूप में जानते हैं। यही सबसे अच्छी क्या है? इसकी परिभाषा है। अगला प्रश्न है 22 नंबर का कि निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण, ध्यान देखिएगा, वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? ऑप्शन ए है कि यूएनएफपीए, ऑप्शन बी है यूएनडीपी, ऑप्शन सी है यूनेस्को, ऑप्शन डी है कि डब्ल्यूएचओ। ये प्रश्न थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन और गलत टाइप का लग रहा है, ये होगा नहीं। ये प्रश्न जो है थोड़ा सा ऑप्शन में दिक्कत आ रहा है, और ऑप्शन इसका सही जो होगा दोस्तों, आप लोग बताइए इसका ऑप्शन सही क्या होगा? इसका ऑप्शन होना चाहिए IUCN। ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग क्या है, मिस्टेक है। इसका होना चाहिए IUCN। इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ये होगा। और इसका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसकी स्थापना किया था। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेशन जो है इसका स्थापना किया था, और इसकी का कार्य जो था ये वन्य जीव का संरक्षण करना था। ये वन्य जीव का क्या करना था? संरक्षण करना था। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाए IUCN, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कृत्रिम वर्षा। ध्यान रखिएगा, आजकल जो वर्षा नहीं हो रहा है तो कृत्रिम वर्षा कराया जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ विजन के लिए प्रयुक्त रसायन क्या है? ऑप्शन ए है कि सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन बी है कि पोटेशियम ब्रोमाइड, ऑप्शन सी है कि सिल्वर आयोडाइड, और ऑप्शन डी है कि पोटेशियम नाइट्रेट। तो आजकल जो कृत्रिम वर्षा होता है, वायुमंडल में ले जाकर जहाजों से एक सिल्वर आयोडाइड का जो है छिड़काव किया जाता है, और छिड़काव करने के बाद वो कुछ ही समय बाद बारिश का रूप धारण कर लेती है। इसी को कृत्रिम वर्षा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? कृत्रिम वर्षा कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड।
क्या हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड को जहाज़ों से लेकर जिस एरिया में वर्षा कराना होता है, जहाज़ों से ले जाकर उस वायुमंडल में छिड़काव किया जाता है और कुछ ही समय बाद वहाँ पर भारी मात्रा में वर्षा होने लगती है। अभी हाल ही में देखा गया है ऐसी चीज़ें। तो यहाँ से प्रश्न भी क्या है, पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि बायोडीजल तैयार किया जाता है, अर्थात बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है। ऑप्शन ए कि यूटिकुरेसिया से, ऑप्शन बी है कि जेट्रोफा से, ऑप्शन सी है कि देवदार से, और ऑप्शन डी है कि यूकेलिप्टस। ये कई बार प्रश्न आया है, तो आप इसका सही आंसर बता दें। रमेश बता रहे हैं सर ये जेट्रोफा है जिससे बायोडीजल की तैयारी। अगर पूछेगा कि बायोडीजल कारखाना कहाँ है, बायोडीजल कारखाना कहाँ है दोस्तों, तो बायोडीजल कारखाना कहाँ है, तो आप कहेंगे वाराणसी। कहाँ है दोस्तों, वाराणसी। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि चीजें समझ में आ गई होगी आपको। ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन इसको एक एक करके सॉल्व करते रहिएगा। 25 नंबर का प्रश्न है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए कि 21 मार्च को, ऑप्शन बी है कि 16 सितंबर को, ऑप्शन सी है कि 25 अप्रैल को, ऑप्शन डी है कि 5 जून को। पता है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून को क्या होता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कल बताए थे पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही आंसर रमेश बता रहे हैं सर 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 22। चलिए, अगला है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर संबंधित है, अर्थात किससे संबंधित है। ऑप्शन है कि वन एवं वन उत्पादन से, ऑप्शन बी है कि सिल्क से, और ऑप्शन सी है कि फूल से, और ऑप्शन डी है कि उर्वरक से। बताइए सिल्वीकल्चर का संबंध किससे है। इसका बहुत आसान प्रश्न है, सिल्वीकल्चर वन एवं वन उत्पादन से इसका संबंध है, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एप्पल हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं। 27 नंबर का प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा, देखिए ध्यान रखिएगा, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। च से चंद्रप्रभा और च से चंदौली। तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो च से चंद्रप्रभा, च से चंदौली, चंदौली में स्थित है। बाकी आपको सोचना नहीं है, जो बनारस के बगल में क्या है, चंदौली है। 28 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी की उपभोक्ता है। द्वितीय श्रेणी की उपभोक्ता है। ऑप्शन ए कि हाथी, सांप, शेर, बकरी। हाथी बकरी जो है ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है, और द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता जो है आपका से सांप हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 नंबर के क्या हो जाएगा, सांप हो जाएगा। रमेश बताइए क्या होगा इसका, तो सांप हो जाएगा। और शेर जो होगा तृतीय श्रेणी का हो जाएगा। ये सांप क्या है, द्वितीय श्रेणी का है। ठीक है, हाथी जो है प्रथम श्रेणी का, बकरी क्या है प्रथम श्रेणी का, तृतीय श्रेणी का क्या हो जाएगा, ये सांप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सांप हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 29 नंबर, झूम खेती की जाती है। ये झूम खेती की जाती है, कहाँ की जाती है, ये पूर्वोत्तर में की जाती है। पूर्वोत्तर, ये पूर्वोत्तर भारत में झूम कृषि की जाती है, यानी चलवासी कृषि इसी को कहते हैं। एक स्थान पर लोग खेती करते हैं, फिर अगले स्थान पर चले जाते हैं। ये कहाँ किया, पूर्वोत्तर भारत अर्थात मेघालय में इसकी खेती की जाती है, ये ध्यान रखिएगा। अंतिम प्रश्न है आज का कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है, अर्थात शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। ऑप्शन है कि अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का, कि नाइट्रोजन का, कि ऑक्सीजन का। इसका सबसे आसान प्रश्न ये है दोस्तों कि शुष्क बर्फ जो है किसका ठोस रूप है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का दोस्तों। तो दोस्तों आज लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज का प्रश्न कैसा रहा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और हमारे प्रैक्टिस से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप बहुत संतुष्ट होंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।